हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ और जीईआरडी या फिर गर्ड भी इसको बोलते हैं। जीईआरडी डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है, प्लस ये मेडिकल सर्जिकल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉमनली ये लोगों में देखने को मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़, नेम से ही काफ़ी सारे टर्म्स क्लियर है। गैस्ट्रो का मीनिंग क्या होता है? स्टमक, एंड ईसोफेजियल मीन्स ईसोफेगस, एंड रिफ्लक्स का मतलब होता है किसी चीज़ का वापिस आना या फिर बैक फ्लो होना। सो प्रॉब्लम कहाँ पर लाई कर रही है? स्टमक और ईसोफेगस के बीच में कहीं लाई कर रही है और वहाँ पर किसी चीज़ का रिफ्लक्स हो रहा है, मीन्स बैक फ्लो हो रहा है। सो इसको बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ या फिर जीईआरडी, और गर्ड भी इसको बोलते हैं। सो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़, सो मैंने इसको बोला जीईआरडी शॉर्ट में, या फिर इसको जीओआरडी भी बोलते हैं। अब जीओआरडी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ईसोफेगस हम दो तरह से लिख सकते हैं, ई से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ओ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको जीओआरडी या फिर जीईआरडी बोलते हैं शॉर्ट में। सो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ क्या है? एबनॉर्मल कंडीशन है डाइजेस्टिव सिस्टम की, इसलिए एबनॉर्मल को पढ़ने से पहले हम नॉर्मल पढ़ते हैं कि नॉर्मली कैसा होता है। सो ये है हमारा नॉर्मल डाइजेशन या फिर नॉर्मल स्वॉलोइंग जो फूड का है वो कैसे होता है। सो नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है फूड की? सबसे पहले फूड स्वॉलोड। सो सब फर्स्ट क्या होता है? हम फूड को स्वॉलो करते हैं। कैसे स्वॉलो करते हैं? हम फूड को पहले माउथ में डालते हैं, माउथ में ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। जो फूड की जो च्यूइंग है वो माउथ में ही हम च्यू करना स्टार्ट कर देते हैं फूड को। उसके बाद जैसे ही फूड सलाइवा के साथ मिक्स होता है तो फूड का एक बॉलस बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फूड बॉलस। सो ये यहाँ पर जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है ये क्या है? फूड बॉलस। फूड बॉलस को हम माउथ से स्वॉलो कर लेते हैं। अब जैसे ही हम स्वॉलो करते हैं उसके बाद जो फूड है वो कहाँ पर आता है? इसमें ये जो लॉन्ग ट्यूब है इसको क्या बोलते हैं? फूड पाइप, या फिर इसको ईसोफेगस भी बोलते हैं। सो दिस इज ईसोफेगस या फिर फूड पाइप। अब फूड को स्वॉलो करने के बाद क्या होता है कि ये फूड जो है ये फूड वन वे में ट्रेवल करता है, माउथ से ईसोफेगस, देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एनल कैनाल। तो ये वन वे में फ्लो करेगा फूड, ये वापस नहीं जाना चाहिए फूड नॉर्मल कंडीशन में। सो ये है हमारे ईसोफेगस। अब ईसोफेगस से जब फूड जा रहा है तो ये जो फूड है ये आगे कैसे पुश होता है? ईसोफेगस के जो स्मूथ मसल्स हैं, ये जो मसल्स हैं अंदर स्मूथ मसल्स, ये ईसोफेगस में क्या करते हैं? ये एक वेव लाइक मोशन करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्सिस। सो ये एक वेव लाइक मोशन होता है, पेरिस्टाल्सिस उसको बोलते हैं। फूड इज पुश थ्रू द ईसोफेगस एंड इनटू द स्टमक बाय मींस ऑफ सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। और ये कौन परफॉर्म करता है? स्मूथ मसल्स इन द वॉल ऑफ द ईसोफेगस। सो ईसोफेगस के जो स्मूथ मसल्स हैं वो पेरिस्टाल्सिस करते हैं, और पेरिस्टाल्सिस के थ्रू ये यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, देन आगे रिलैक्सेशन। जब फूड आगे पुश हो जाएगा देन दोबारा से कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो इस तरह से एक वेव लाइक मोशन बनता है जिससे फूड आगे पुश होता जाता है और अल्टीमेटली फूड कहाँ पर आ जाता है? स्टमक में फूड आ जाता है। सो ये जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, इसमें जो पूरा जो एलिमेंट्री ट्रैक्ट है इसमें क्या होता है? पेरिस्टाल्सिस होता है। अब जस्ट बिफोर द ओपनिंग टू द स्टमक, अब यहाँ पर ये जो फूड है, जब ये फूड फूड यहाँ पर स्टमक में अब पहुँच गया है, लेकिन जस्ट बिफोर द एंट्री टू द स्टमक, अब यहाँ पर इस डायग्राम में दिख रहा है अभी स्टमक में फूड एंटर होने वाला है। स्टमक में फूड एंटर होने से पहले यहाँ पर एक ये क्या है? एक डोर है। जैसे दरवाज़ा होता है हमारे घर में, वैसे ही यहाँ पर भी एक डोर लगा हुआ है जो फूड की एंट्री को स्टमक में कंट्रोल कर रहा है। तो इस डोर को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्फिंक्टर। और ये जो स्फिंक्टर है ये तब ओपन होता है जब फूड यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर ये फूड हम देख रहे हैं, ये यहाँ पर आ गया, तो अब डोर ने ओपन होना है और फूड ने कहाँ चल जाना है? स्टमक में।
जैसे ही फूड स्टमक में चला जाएगा तो ये जो डोर है ये दोबारा से टाइटली बंद हो जाएगा, टाइटली क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर सर्कुलर मसल प्रेजेंट है जो कि इसको टाइटली दोबारा से क्लोज कर लेंगे। ये जो स्फिंक्टर है ये दोबारा से क्लोज हो जाता है ताकि जो फूड है, अब स्टमक में क्या है, स्टमक में एसिड भी है, गैस्ट्रिक जूसेस हैं, जब वो फूड के साथ मिक्स हो गए तो स्टमक का जो कंटेंट है वो क्या है, एसिडिक है। तो अगर ये एसिड वाला फूड दोबारा ईसोफेगस में जाता है, बैकफ्लो होता है, तो क्या होगा, वो एबनॉर्मल कंडीशन हो जाएगी क्योंकि ईसोफेगस स्टमक का जो एसिड है उसको झेलने के लिए उसकी जो लाइनिंग है वो नहीं बनी। तो इसलिए ये जो स्फिंक्टर है ये टाइटली क्लोज हो जाता है ताकि एक बार जब फूड स्टमक में पहुंच जाता है उसके बाद ये स्फिंक्टर टाइटली क्लोज हो जाता है ताकि फूड बैकफ्लो ईसोफेगस में ना हो। अब ये जो स्फिंक्टर है, ये स्फिंक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्फिंक्टर का क्या नाम है, LES, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर क्यों, क्योंकि ये जो ईसोफेगस है इसके लोअर एंड पर ये स्फिंक्टर प्रेजेंट है और ये स्फिंक्टर ईसोफेगस और स्टमक के बिटवीन प्रेजेंट है, ईसोफेगस के एंड पर प्रेजेंट है, सबसे लोअर एंड पर, इसलिए इसको लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं। सो जस्ट बिफोर द ओपनिंग टू द स्टमक इज एन इंपॉर्टेंट रिंग शेप्ड मसल कॉल्ड द लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। सो ये क्या है, ये रिंग शेप्ड मसल है, सर्कुलर मसल्स हैं यहाँ पर, इसको बोलते हैं लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। और ये स्फिंक्टर एक डोर की तरह एक्ट करते हैं। जैसे ही फूड आने वाला होता है ईसोफेगस से, ये डोर क्या है, ओपन हो जाता है। अब फूड जब स्टमक में आ गया तो ये डोर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, बिकॉज ये जो फूड की एंट्री है माउथ से लेके पूरे जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें वन वे ही है, वापस नहीं जाना चाहिए। So then the sphincter open to let food pass into the stomach and closes to keep it there. So ये हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी है। अब आपको एबनॉर्मल समझ आ जाएगा कि नॉर्मल से उल्टा क्या हो रहा है इस डिसीज कंडीशन में। सो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, GERD, इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, तो हमने अभी लास्ट स्लाइड में क्या पढ़ा कि ईसोफेगस से स्टमक में जब फूड एंटर होता है तो वो जो फूड की एंट्री है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है स्फिंक्टर, ये डोर की तरह ये ऐसे खुल जाता है जब फूड एंटर होना होता है स्टमक में। जब फूड एंटर हो जाता है उसके बाद ये जो स्फिंक्टर है ये क्लोज हो जाता है ताकि जो फूड की एंट्री है वो वापस ईसोफेगस में ना हो पाए। अब गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स नेम से क्लियर है कि गैस्ट्रो मीन्स स्टमक में, ईसोफेगस का कुछ रिफ्लक्स हो रहा है, मीन्स बैकफ्लो हो रहा है। तो क्या हो रहा है, ये जो स्फिंक्टर था यहाँ पे, कौन सा स्फिंक्टर है ये, LES, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, इसमें प्रॉब्लम आ गई है। अब किसी वजह से ये जो स्फिंक्टर है ये क्लोज नहीं हो पा रहा प्रॉपर्ली, इसके जो मसल्स है किसी रीजंस की वजह से वीक हो गए हैं जिसकी वजह से ये टाइटली क्लोज नहीं हो पा रहा। और क्या हो रहा है कि ये जो फूड स्टमक में एंटर हुआ था, अब उस फूड के साथ क्या है, एसिड, गैस्ट्रिक जूसेस, सब कुछ मिक्स है। तो यहाँ के जो कंटेंट है, स्पेशली जो एसिडिक कंटेंट है, ये एसिड का क्या होगा, यहाँ पर रिफ्लक्स मीन्स बैकफ्लो, ये एसिड वापस जा रहा है किस तरफ, ईसोफेगस की तरफ। तो उससे इसका मतलब कि जो स्फिंक्टर है वो कंप्लीटली क्लोज नहीं हुआ, इस वजह से वो जो गैस्ट्रिक रिफ्लक्स है वो हो रहा है ईसोफेगस में। सो एसिड रिफ्लक्स भी बोलते हैं इसको, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज को सिंपली आप एसिड रिफ्लक्स भी बोल सकते हैं। एसिड रिफ्लक्स क्या है, इज अ कंडीशन वेयर गैस्ट्रिक जूसेस containing acid repeatedly flows back from the stomach into the esophagus, और swallowing tube भी इसको बोलते हैं या फिर फूड पाइप भी बोलते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो स्टमक का जो कंटेंट है वो रिपीटेडली मीन्स बार बार क्या हो रहा है कि ईसोफेगस की तरफ जा रहा है, बार बार बैकफ्लो हो रहा है ईसोफेगस में, क्योंकि ये जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है ये इसके मसल्स वीक हो गए हैं और ये प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पा रहा। अब आप कहेंगे कि ये तो हमें भी होता है। सो एसिड रिफ्लक्स क्या है, एसिड रिफ्लक्स आमतौर पर लोगों में देखने को मिलता है। अगर ये आपको कभी होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको GERD है। तो कभी कभी होना, ओकेजनली होना इज़ नॉर्मल, कभी कभी ये हो सकता है। जैसे कि आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, बहुत ज़्यादा, और आप एकदम से बेड पर लेट गए, सीधे लेट गए, तो उससे क्या होगा, वो ईजिली वापस आ सकता है, एसिड का जो बैकफ्लो है वो हो सकता है। बट
उन पर्सन्स में जिनको ये रिपीटेडली हो रहा है, बार बार हो रहा है, सपोज वीक में 2 बार, 3 बार, 4 बार हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, और ये क्रॉनिक हो सकती है। सो फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम कोजिंग इन्फ्लामेशन एंड डैमेज ऑफ ईसोफेगस, जब ये प्रोलॉन्ग टाइम मतलब बहुत लंबे टाइम से हो रही है, तो क्या होगा कि मैंने आपको बताया कि जो ईसोफेगस की जो लाइनिंग है वो इस स्टमक एसिड के लिए नहीं बनी, तो बार बार अगर स्टमक का जो एसिड है वो ईसोफेगस की लाइनिंग पर लगेगा, बैकफ्लो होगा तो ईसोफेगस की लाइनिंग को टच करेगा, तो ईसोफेगस की जो लाइनिंग है वो इन्फ्लेम्ड हो जाएगी, रेड हो जाएगी, राइट। रेड होगी तो वहाँ के जो टिश्यू है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे अल्टीमेटली क्या होगा, ईसोफेजाइटिस। ईसोफेजाइटिस क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ ईसोफेगस। नेक्स्ट इज सम पीपल एक्सपीरियंस दिस प्रॉब्लम रेगुलरली, जब पीपल इसको रेगुलरली या फिर ज़्यादा फेस करेंगे, वीक में ट्वाइस, थ्राइस और 4 टाइम्स, तब हम इस कंडीशन को क्या बोलेंगे कि उनको क्या है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। नाउ GERD कॉमनली कॉजेज एसिड रिफ्लक्स विच मे रिजल्ट फ्रॉम इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। सो ये GERD क्यों हो रहा है, मैंने आपको बता दिया कि ये जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है इसमें प्रॉब्लम है, इसके जो मसल्स हैं वो वीक हो गए हैं, जिसके कारण ये प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पा रहा, तो ये क्या है, प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हो पा रहा। तो इस डायग्राम में ये दिखाया हुआ है कि स्फिंक्टर क्या है, ओपन ही रह जाता है और ये जो एसिड कंटेंट है ये वापस बैकफ्लो हो रहा है ईसोफेगस में। सो फर्स्ट कॉमन रीजन ये है। देन और क्या हो सकता है, मोटिलिटी डिसऑर्डर। मोटिलिटी का क्या मतलब होता है, मोटाइल मीन्स मूवमेंट। सो हमारे ईसोफेगस में मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, ईसोफेगस में क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस होता है, वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन होता है जिससे फूड आगे पुश होता है। अगर इस पेरिस्टाल्सिस में, इस मोटिलिटी में, ईसोफेगस की मोटिलिटी मूवमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो क्या होता है कि ये जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है ये प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हो पाता है, इसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। सो ये जो मोटिलिटी डिसऑर्डर है, ईसोफेगस की मूवमेंट में अगर प्रॉब्लम आ जाती है, पेरिस्टाल्सिस में प्रॉब्लम आ जाती है, किसी भी वजह से आ सकती है, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, तो भी एसिड रिफ्लक्स हो सकता है। देन है पाइलोरिक स्टेनोसिस। सो पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या होता है, पाइलोरस क्या है, हमारा स्टमक का ये वाला लोअर पार्ट। पाइलोरिक स्टेनोसिस मीन्स अगर यहाँ पर स्टेनोसिस हो गई है, मीन्स ये जो पार्ट है ये नैरो हो गया है, पाइलोरस का जो ल्यूमन है वो नैरो हो गया है। अगर पाइलोरिक स्टेनोसिस हो जाती है तो क्या होता है, ये भी किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है, जेनेटिक, हेरिडिटरी, और यहाँ पर किसी भी वजह से जो मसल्स हैं, पाइलोरस के जो सेल्स हैं वो थिक हो सकते हैं। तो उससे क्या होगा, अगर ये जो ल्यूमन है ये नैरो हो गया, देखो पहले तो इतना रास्ता था यहाँ से जाने का फूड के, अब ये कितना रह गया, बहुत नैरो रह गया। तो क्या हुआ कि जो स्टमक में फूड है अब वो इजीली स्मॉल इंटेस्टाइन में पास नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि फूड ज़्यादा टाइम तक स्टमक में ही पड़ा रहेगा। जब फूड ज़्यादा टाइम तक स्टमक में पड़ा रहेगा, जिसको हम बोलते हैं डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, मीन्स जो स्टमक है वो टाइम लगा रहा है अपने कंटेंट को स्मॉल इंटेस्टाइन में एम्प्टी करने के लिए, जिसको बोलते हैं डिले। डिले मीन्स किसी चीज़ को डिले करना, टाइम लेना ज़्यादा। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग मीन्स स्टमक का एम्प्टी होने में। तो क्या होगा कि यहाँ पर अगर ज़्यादा देर तक फूड पड़ा रहेगा तो भी ये जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है यहाँ पर कॉन्स्टेंटली यहाँ से प्रेशर पड़ेगा और रिफ्लक्स जाएगा कहाँ पर, ईसोफेगस में। सो ये कॉजेज हो सकते हैं, रीजंस हैं ये GERD के, कि GERD क्यों होता है। देन है द एलियस इज अ सर्कुलर बैंड ऑफ मसल। यहाँ पर ये बताया है कि ये जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है ये क्या है, ये सर्कुलर बैंड ऑफ मसल है। यहाँ पर जो मसल प्रेजेंट है वो सर्कुलर मसल है, और ये यही बताया है कि जब फूड स्टमक में एंटर हो जाता है तो ये टाइटली क्लोज हो जाते हैं ताकि फूड का जो रिफ्लक्स है वो ना हो पाए। देन एसिड रिफ्लक्स कब होता है, जब ये जो LES के जो मसल्स हैं ये टाइटली क्लोज नहीं होते। GERD क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इंडाइजेशन है, अफेक्टिंग अप टू 30% ऑफ जनरल पॉपुलेशन। सो होपफुली आपको क्लियर है। देन है कॉजेज ऑफ GERD। अब हमने वो पढ़ लिया था पीछे कि GERD क्यों हो रहा है,
एक तो LES जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है, ये वाला यहाँ जो ये एक स्फिंक्टर होता है इसमें वीक हो गए हैं मसल। मोटिलिटी डिसऑर्डर, ये जो ईसोफेगस है अगर इसकी मोटिलिटी मीन्स पेरिस्टालसिस में प्रॉब्लम आती है तो भी LES प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं होता, ओपन और क्लोज नहीं होता। देन अगर पाइलोरिक स्टेनोसिस हो, अगर पाइलोरस के जो मसल्स हैं वो थिक हो गए हैं, वहाँ के सेल्स थिक हो गए हैं और ल्यूमन क्या है कम हो गया है, तो क्या होगा कि स्टमक में जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग है वो डिले होगी और वापस से रिफ्लक्स जाएगा, एसिड रिफ्लक्स होगा किसमें, ईसोफेगस में। सो ये जो 3 चीज़ें अभी हमने पढ़ी ये क्यों हो सकती हैं, इसके भी पीछे रीज़न होते हैं। सो फर्स्ट इसका मोस्ट कॉमन कोज है हाइटल हर्निया। सो हाइटल हर्निया या फिर इसको हाइटस हर्निया भी बोलते हैं। हाइटल हर्निया बेसिकली क्या होता है, ये हमारा नॉर्मल स्टमक है। सो नॉर्मल स्टमक किस पोजीशन में होता है, नॉर्मल स्टमक डायफ्राम के बिलो होता है। सो ये डायफ्राम है, डायफ्राम क्या है, हमारा ब्रीदिंग मसल है जो कि ब्रीदिंग में हेल्प करता है। डायफ्राम के बिलो स्टमक प्रेजेंट होता है। अब हाइटल हर्निया में क्या होता है कि ये जो डायफ्राम है इसका कुछ पार्ट जो है, इसके जो मसल्स हैं वो वीक हो चुके हैं। ये जो होल है डायफ्राम में जहाँ से ईसोफेगस के थ्रू जो स्टमक है वो बिलो प्रेजेंट है, यहाँ के जो मसल्स हैं ये किसी रीज़न की वजह से वीक हो गए हैं, डायफ्राम की जो वॉल है वीक हो गई है। तो अगर तो डायफ्राम के बिलो जैसे नॉर्मल स्टमक प्रेजेंट है इस पोजीशन में रहता है तो एसिड रिफ्लक्स नहीं होता। ये जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है यहाँ पर ये प्रॉपर्ली वर्क करता है, इस पोजीशन में ईसोफेगस की जो लेंथ है वो भी वही रहती है और एसिड रिफ्लक्स नहीं होता। लेकिन हाइटल हर्निया में क्या होता है, क्योंकि डायफ्राम के जो मसल है वो वीक हो गए हैं यहाँ से, तो ये जो स्टमक का जो अपर पार्ट है ये स्लाइड कर जाता है अपवर्ड्स इनटू द ईसोफेगस आप बोल सकते हैं, या फिर डायफ्राम के भी ऊपर। सो डायफ्राम के ऊपर चल जाता है अपर पार्ट स्टमक का, या फिर आप ये बोल सकते हैं ये जो अपर पार्ट है स्टमक का ये डायफ्राम से बल्ज आउट हो जाता है अपवर्ड्स इनटू दी चेस्ट कैविटी में। सो नॉर्मली तो डायफ्राम से नीचे होना चाहिए सारा स्टमक, लेकिन यहाँ पर हाइटल हर्निया में क्या होता है कि जो स्टमक का अपर पार्ट है वो डायफ्राम से निकल जाता है ऊपर की तरफ और बल्ज आउट हो जाता है ईसोफेगस की तरफ या फिर चेस्ट कैविटी में। सो इस कंडीशन में ये भी 2 तरह का होता है, इसको बोलते हैं स्लाइडिंग हर्निया क्योंकि ये डायरेक्टली ईसोफेगस में स्लाइड हो गया। इसको बोलते हैं पैरा ईसोफेजियल हाइटल हर्निया या फिर रोलिंग हर्निया। पैरा ईसोफेजियल मतलब कि ये जो अपर पार्ट है ये साइड में बल्ज आउट हुआ है, रैदर देन ईसोफेगस के ही अंदर बल्ज आउट होने की बजाय ये साइड में बल्ज आउट हुआ है स्टमक का अपर पार्ट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं पैरा ईसोफेजियल या फिर रोलिंग। ये इसको ये जो स्लाइडिंग हर्निया है ये ईसोफेगस में ही बल्ज आउट हो जाता है। सो ये है हाइटल हर्निया या फिर हाइटस हर्निया। अब इस पोजीशन में अब ये जो 2 हैं ये क्या है, ये हमारे हर्निया है हाइटल हर्निया। इन दोनों पोजीशन में ये जो स्ट्रक्चर अब स्टमक का दिख रखा है इस पोजीशन में एसिड रिफ्लक्स के जो चांसेस है वो इंक्रीज हो गए। फर्स्ट रीजन है कि ये जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर यहाँ आ गया, अब ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा, प्रॉपरली टाइटली क्लोज नहीं हो पाएगा। सेकेंड रीजन हाइटल हर्निया की वजह से क्या हुआ कि ये जो ईसोफेगस की जो लेंथ थी ये भी शॉर्ट हो गई। क्यों? क्योंकि अब ईसोफेगस में स्टमक का अपर पार्ट स्लाइड हो गया, बल्ज आउट हो गया, तो ईसोफेगस की लेंथ भी थोड़ी शॉर्ट हो गई, जिसकी वजह से क्या होता है कि एसिड रिफ्लक्स इजिली होगा। सो ये है हाइटस हर्निया। नॉर्मली क्या है, स्टमक बिलो डायफ्राम प्रेजेंट होता है और इस पोजीशन में जो गैस्ट्रिक एसिड है वो लीक नहीं होते ईसोफेगस में। हाइटस हर्निया क्या होता है कि जो मस्कुलेचर है डायफ्राम का वो वीक पड़ जाता है, जिसकी वजह से स्टमक है वो स्लाइड अप हो जाता है। आप देख रहे हैं स्लाइड हो गया अनकंट्रोलेबली थ्रू दी होल इन द डायफ्राम। ये जो होल है यहाँ पे डायफ्राम में यहाँ से स्लाइड अप या फिर बल्ज आउट हो जाता है। इट कॉजेज कोरोसिव स्टमक एसिड टू लीक इनटू द ईसोफेगस। इससे क्या होता है कि जो स्टमक एसिड है वो ईसोफेगस में लीक या फिर आप बोल सकते हैं कि रिफ्लक्स होता है, एसिड रिफ्लक्स होता है। देन आता है और कौन कौन से कोजेज हैं जिनकी वजह से एसिड रिफ्लक्स होता है। सो कुछ रीजंस ऐसे होते हैं जो स्टमक पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं। स्टमक पर प्रेशर डालने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है
इस पर क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से ये प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाता। सो वो कौन कौन से रीज़न है जो स्टमक पर प्रेशर डालते हैं, जैसे कि ओबेसिटी, ठीक है, अगर जो पर्सन है वो ओबीज है, मोटापा ज़्यादा है, तो उससे क्या होगा कि एब्डोमेन पर प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है। देन प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो फीटस है, ग्रोइंग फीटस, वो वोम में है, वोम से क्या होता है वहाँ पर प्रेशर पड़ रहा है एब्डोमेन में, जिसकी वजह से ये जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है ये प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हो पा रहा। तो ओबेसिटी और प्रेगनेंसी दोनों ही क्या करते हैं, प्रेशर इंक्रीज करते हैं किसमें, एब्डोमेन में, जिससे जो लोअर ईसोफेजियल के जो मसल हैं वो क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, एंड पुशिंग द स्टमक कंटेंट इनटू द ईसोफेगस, एंड जो स्टमक का जो कंटेंट है वो वापस से ईसोफेगस में बैकफ्लो होता है, विच इज एसिड रिफ्लक्स। देन आता है ईटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फैटी फूड्स और लार्ज मील। अगर आप अपना पेट बहुत ज़्यादा भर लेते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ फूड से ज़्यादा हैवी मील ले लेते हैं और उससे भी ज़्यादा हैवी फैटी मील ले लेते हैं, तो उससे क्या होगा, एक चीज़ तो उससे भी प्रेशर इंक्रीज होगा स्टमक में, दूसरी चीज़ फैटी मील या फिर अगर आपने लार्ज मील ले रही है तो स्टमक को ज़्यादा टाइम लगेगा उसको डाइजेस्ट करने में, वो ज़्यादा टाइम तक स्टमक में पड़ी रहेगी, ज़्यादा टाइम तक अगर स्टमक में पड़ी रहेगी तो क्या होगा, डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, जिसकी वजह से लोअर ईसोफेजियल जो स्फिंक्टर है उस पर कंटिन्यूसली प्रेशर पड़ेगा और फूड बैकफ्लो होगा किसमें, ईसोफेगस में। देन स्मोकिंग और एल्कोहल। स्मोकिंग और एल्कोहल भी इंपॉर्टेंट कोज है GERD का। स्मोकिंग और एल्कोहल से क्या होता है कि जो ये LES के जो मसल हैं, स्फिंक्टर के जो मसल हैं, ये रिलैक्स हो जाते हैं, तो ये वीक हो गए अगर LES के मसल, तो ये एसिड रिफ्लेक्स करेगा। देन कुछ ड्रग्स होती हैं जैसे कि NSAIDs, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। ये जो ड्रग्स हैं ये भी जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है इसके मसल्स को रिलैक्स करती हैं, जैसे कि एस्प्रिन और आइबुप्रोफेन, ये एसिड रिफ्लक्स करती हैं। तभी आइबुप्रोफेन या फिर एस्प्रिन से क्या, इसके अल्सर्स के रिस्क इंक्रीज हो जाते हैं, जो ईसोफेगस में या फिर स्टमक अल्सर्स के रिस्क इंक्रीज हो जाते हैं। देन सर्टेन मसल रिलैक्सर्स, ऑफ कोर्स अगर आप मसल रिलैक्सर्स ले रहे हैं तो वो स्फिंक्टर के मसल्स को भी रिलैक्स करेंगे और एसिड रिफ्लक्स हो सकता है। देन कुछ एंटी हाइपरटेंसिव्स हैं जैसे कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स या फिर नाइट्रेट्स। सो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और नाइट्रेट्स भी LES के मसल्स को रिलैक्स करती हैं और उनके जो मसल्स हैं उनको वीक करती हैं। देन आता है गैस्ट्रोपैरेसिस। गैस्ट्रोपैरेसिस क्या होता है, बेसिकली गैस्ट्रोपैरेसिस एक कंडीशन है जिसमें स्टमक एम्प्टिंग डिले होता है या फिर डिलेड स्टमक एम्प्टिंग। वही चीज़ कि जो स्टमक में जो फूड है वो ज़्यादा टाइम तक पड़ा रहता है। स्टमक जिसमें फुल ऑफ फूड है और एसिड है वो ईजिली रिफ्लक्स हो सकता है किसमें, ईसोफेगस में। और दूसरी कंडीशन, अगर आपने लार्ज मील ली है और आप इमीडिएटली लाए करते हैं सुपाइन पोजीशन में या फिर सीधे लेट जाते हैं बेड पर, तो क्या होगा कि जो फूड है वो वापस से रिफ्लक्स हो सकता है, एसिड रिफ्लक्स हो सकता है ईसोफेगस में। देन आता है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, वो भी रिड्यूस या फिर डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग करती हैं। देन कुछ फूड्स हैं जो कि इंक्रीज कर देते हैं रिस्क, एसिड रिफ्लक्स के रिस्क को। सिट्रस फ्रूट्स, टोमेटो, चॉकलेट, मिंट, गार्लिक, ऑनियन और स्पाइसी या फिर फैटी फूड्स, प्लस कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे कि कोक, कॉफ़ी, टी। सो ये सब कैफिनेटेड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और कुछ फूड्स एसिड रिफ्लक्स के चांसेस को इंक्रीज कर देते हैं। देन अगेन लाइंग डाउन इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग भी एसिड रिफ्लक्स के चांसेस को इंक्रीज कर देता है। सो दीज वर द कॉजेज ऑफ GERD। अब पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ GERD। GERD की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एक तो होता है साइन एंड सिम्टम्स, कि क्या क्या सिम्टम्स या फिर साइंस दिख रहे हैं पेशेंट में। एक होता है कॉम्प्लिकेशंस, मतलब कि ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स पेशेंट में क्या आ रही हैं। सो सबसे पहले इरोजिव ईसोफेजाइटिस। अब मैंने आपको बताया कि ये जो ईसोफेगस है, फूड पाइप, ये क्या ये एसिड रिफ्लक्स के लिए बनी है? नहीं, इसकी जो लाइनिंग है ये एसिड को बियर या फिर स्टैंड नहीं कर सकती। लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके सेल्स फिर भी एसिड को थोड़ा बहुत झेल सकते हैं क्योंकि जो फूड है वो स्टमक से ही होकर गुजर रहा है। लेकिन ईसोफेगस क्योंकि नॉर्मली क्या है, वन वे जाता है फूड, वापस नहीं आता, तो ईसोफेगस की लाइनिंग भगवान ने HCl
ये जो एसिड है स्टमक एसिड को झेलने के लिए नहीं बनाई। तो क्या होता है, जब बार बार ये जो एसिड रिफ्लक्स है, ये ईसोफेगस की जो लाइनिंग है उस पर अगर बार बार एसिड रिफ्लक्स जाएगा, एसिड पड़ेगा इसकी लाइनिंग पर, तो क्या होगा, धीरे धीरे जो ईसोफेगस की जो लाइनिंग है वो नेक्रोस होना स्टार्ट हो जाएगी, डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी। वहाँ पर क्या हो जाएगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगी। उस केस को क्या बोलते हैं, ईसोफेजाइटिस। और अगर फिर भी होता जा रहा है बार बार, फिर भी इन्फ्लेम्ड हो गई ईसोफेगस, फिर भी हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, कोई हम अभी प्रिकॉशन नहीं कर रहे, तो क्या होगा, अल्सर्स इन ईसोफेगस। तो वहां पर ओपन सोर्स बन जाएंगे, जख्म बन जाएंगे। अब अगर फिर भी नहीं हम देख रहे, इरोजन भी हो गई है, नेक्रोसिस हो गई है टिश्यू में, इन्फ्लामेशन हो गई है, अल्सर्स भी हो गए हैं, तब भी नहीं देख रहे, तो वैसे इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इरोसिव ईसोफेजाइटिस बोलते हैं। और अगर इस कंडीशन को भी इग्नोर किया जाता है तो क्या, कैंसर, ईसोफेजियल कैंसर का चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। देन आता है बैरेट्स ईसोफेगस। बैरेट्स ईसोफेगस क्या होता है कि ये जो नॉर्मल टिश्यू लाइनिंग है ईसोफेगस की, इस पर बार बार क्या पड़ रहा है, एसिड पड़ रहा है, बार बार एसिड टच हो रहा है, तो ये इन्फ्लेम्ड हो रही है। अब इन्फ्लेम्ड हो रही है तो बॉडी क्या ट्राई करेगी, उसको हील करने का भी ट्राई करेगी। अब बॉडी ईसोफेगस की जो लाइनिंग है उसको हील कर रही है बॉडी। हील होने के बाद भी ये जो ईसोफेगस की जो लाइनिंग है ये ऐसी बन जाती है जैसे कि पिंक कलर की, रेड कलर की, जबकि जो नॉर्मल लाइनिंग है वो वाइटिश होती है ईसोफेगस की। तो उस केस में जो ईसोफेगस की लाइनिंग है वो कैसी दिखने लग जाती है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग है। सो इंटेस्टाइन की लाइनिंग जैसी ईसोफेगस की लाइनिंग नजर आने लग जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, बैरेट्स ईसोफेगस। सो नॉर्मल टिश्यू लाइनिंग द ईसोफेगस चेंजेस टू द टिश्यू दैट रिजेंबल्स द लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन। ऐसे दिखने लग जाती है ईसोफेगस की लाइनिंग जैसे कि इंटेस्टाइन की लाइनिंग हो। इसका मतलब क्या है, इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग ईसोफेजियल कैंसर। इससे क्या होता है, ईसोफेजियल कैंसर के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं बैरेट्स ईसोफेगस में। देन आता है ईसोफेजियल स्ट्रक्चर और पैक्टिक स्ट्रक्चर्स। अब ये जो ईसोफेगस की जो लाइनिंग है, जो बार बार एसिड रिफ्लक्स इसमें आ रहा है, ये इन्फ्लेम्ड हो गई है, सब कुछ हो रहा है, तो ये क्या है, हील होने का ट्राई कर रही है जैसे मैंने बताया। तो हीलिंग के बाद यहाँ पर क्या हो जाता है, ये स्कार टिश्यू डेवलप हो जाता है, यहाँ पर स्कार टिश्यू बन जाता है, स्कार बन जाता है। स्कार क्या है, बेसिकली वहाँ पर कोलेजन आ जाते हैं। कोलेजन की वजह से क्या होता है, इसका जो ल्यूमन है बिल्कुल नैरो हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये जो पार्ट है ये क्या है, स्ट्रक्चर। अब इसको कौन सा स्ट्रक्चर बोलते हैं, ईसोफेजियल या फिर पैक्टिक स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। सो ये कॉम्प्लिकेशंस है। देन आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होती है, साइन एंड सिम्टम्स। क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट को देखने को मिलेंगे। तो कॉम्प्लिकेशन क्या थी कि क्या ईसोफेगस में हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, वो हमने पढ़ा। अब हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी जिससे हम पता लगा सकते हैं। अब हम अंदर तो फिजिकली तो अंदर नहीं झांक के देखेंगे, हम तो बाहर बाहर से देखेंगे, राइट। तो बाहर बाहर से पर्सन जिसको हो रहा है उसको क्या देखने को मिलेगा, प्लस हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं हमको क्या देखने को मिलेगा। सो फर्स्ट आता है इंपॉर्टेंट हार्ट बर्न। हार्ट बर्न, कभी भी एसिड रिफ्लक्स होता है किसी पेशेंट को तो क्या होता है, यहाँ पर हार्ट बर्न मतलब सीने में जलन जिसको बोलते हैं, चेस्ट में जलन, बर्निंग सेंसेशन फील होगी, उसको बोलते हैं हार्ट बर्न। सो हार्ट बर्न क्या है, अ बर्निंग पेन और डिस्कम्फर्ट दैट मे मूव फ्रॉम स्टमक टू एब्डोमेन और चेस्ट। सो ये कहाँ पे हो सकता है, एब्डोमेन में हो सकता है, पेट में हो सकता है, या फिर चेस्ट में भी हो सकता है। विच माइट बी वर्स एट नाइट और वाइल लाइंग डाउन, जो कि रात को बढ़ सकता है, या फिर अगर आप सीधे लेटे हुए हैं तो भी बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि जब आप सीधे लेटे हैं या फिर नाइट टाइम में भी आप क्या करते हैं, सोते हैं, लेटे हुए होते हैं, तो उस जो पोजीशन है उसमें एसिड रिफ्लक्स और बढ़ जाता है, तो उससे क्या होगा, हार्ट बर्न होगा। अब ये जो हार्ट बर्न है ये कई बार इतना शार्प होता है, इतना ज़्यादा होता है कि पेशेंट को ऐसे लगता है कि उसको हार्ट अटैक तो नहीं आ गया। सो हार्ट अटैक जैसा भी ये लगता है, वैसा चेस्ट पेन भी ये रिजेंबल कर सकता है। सो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
चेस्ट पेन ये स्टमक का है, मीन्स एसिड रिफ्लक्स का है, या फिर ये हार्ट अटैक का है। सो दोनों को डिफ्रेंशिएट हमने करना है। अगर हम क्या क्या इसके लिए टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, हम ईसीजी कर सकते हैं पेशेंट की, वो देखेंगे हम नॉर्मल है, या नॉर्मली क्या होता है कि जो हार्ट अटैक का जो चेस्ट पेन होता है वो रेडिएट भी करता है, तो टू द लेफ्ट आर्म या फिर जो की तरफ, तो ये भी हमने देखना है। तो हम कुछ कुछ साइंस या फिर सिम्टम्स से हम देख सकते हैं कि ये हार्ट बर्न वो वाला है, एसिड रिफ्लक्स वाला है, या फिर हार्ट अटैक वाला है। देन है रीगर्जिटेशन। रीगर्जिटेशन क्या होता है? वापस आना, बैक फ्लो होना। सो रीगर्जिटेशन बेसिकली क्या है, इसकी वजह से हमें क्या दिखेगा कि बिटर टेस्टिंग या फिर सोर टेस्ट आएगा माउथ में, एक सॉर या फिर खट्टा या फिर बिटर मीन्स कड़वा टेस्ट हमारे माउथ में आएगा एसिड का। सो जब भी एसिड रिफ्लक्स होता है तो आपको भी कभी ना कभी एसिड रिफ्लक्स हुआ होगा और आपके माउथ में एक गंदा सा टेस्ट आया होगा, जिसको क्या बोलते हैं, सॉर या फिर बिटर टेस्टिंग एसिड बैकिंग अप इनटू दी थ्रोट और माउथ, या फिर ये क्या है, यहाँ माउथ तक थ्रोट तक आ जाता है या फिर माउथ में ये टेस्ट आ जाता है। देन है ब्लोटिंग। ब्लोटिंग क्या होता है? ब्लोटिंग होता है कि हमारा जो एब्डोमेन है या फिर स्टमक है वो भरा भरा लगता है, ऐसे लगता है उसमें हवा भर गई हो, जिसको बोलते हैं ब्लोटिंग। सो वैसी भी वैसा पेशेंट जो है वो फील करेगा, ब्लोटेड उसका स्टमक रहेगा, जिसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, कई बार कहते हैं कि गैस फॉर्मेशन, एसिडिटी हो गई है स्टमक में, तो भी ब्लोटेड रहता है स्टमक। देन है ब्लडी और ब्लैक स्टूल्स। अब स्टूल्स जो हैं वो ब्लड या फिर ब्लैक क्यों होंगे? मैंने आपको बताया था कि जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस की जो ये लाइनिंग है, सपोज दिस इज ईसोफेगस एंड दिस इज स्टमक। यहाँ पर लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है। बार बार जो एसिड का जो रिफ्लक्स है वो स्टमक से ईसोफेगस में जा रहा था, जिसकी वजह से ये जो लाइनिंग है ये क्या हो गई थी, इन्फ्लेम्ड हो गई थी, यहाँ पे अल्सर्स हो रहे थे, जिसको हमने क्या बोला था, ईसोफेजाइटिस या फिर कोरोसिव ईसोफेजाइटिस। उस कंडीशन में क्या होगा, अल्सर्स की वजह से वहां पर ब्लीडिंग भी हो सकती है। ईसोफेगस में ब्लीडिंग भी हो सकती है, जो कि ब्लीडिंग आगे फर्दर भी एलिमेंट्री ट्रैक में पास होकर स्टूल्स में मिक्स होकर ब्लडी मीन्स ब्लड कलर स्टूल्स भी हो सकते हैं या फिर ब्लैक कलर स्टूल्स भी हो सकते हैं। देन नोजिया और ब्लडी वॉमिटिंग। सिमिलरली ये जो वॉमिटिंग है उसमें भी ब्लड आ सकता है, जिसकी वजह से ब्लडी वॉमिटिंग होगी, प्लस नोजिया, वॉमिटिंग जैसी सेंसेशन भी हो सकती है क्योंकि बार बार एसिड रिफ्लक्स हो रहा है। देन बर्पिंग, हिकअप्स दैट डोंट लेट अप। बर्पिंग मीन्स बार बार डकार आएगी, हिकअप्स होंगी, हिचकियां होंगी बार बार, डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग और डिस्फेजिया। डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग को क्या बोलते हैं, डिस्फेजिया बोलते हैं। तो जब जो एसिड है वो यहाँ तक आ रहा है, थ्रोट तक आ रहा है, माउथ तक आ रहा है, तो क्या होगा, स्वॉलोइंग में भी डिफिकल्टी होगी, प्लस ये जो ईसोफेगस है ये इन्फ्लेम्ड भी हो गई है, इस वजह से भी डिफिकल्टी आएगी स्वॉलोइंग में। देन आता है होर्सनेस। होर्सनेस क्या होता है कि जो हमारे थ्रोट की जो वॉइस है, यहाँ पर जो वॉइस है हमारी, उसमें भी चेंज दिख सकता है, थ्रोट में पेन भी हो सकता है, वॉइस में भी चेंजेस आ सकते हैं, जिसको बोलते हैं होर्सनेस। देन आता है डेंटल डिसीज, बैड ब्रीथ। बार बार एसिड जब रिफ्लक्स आएगा तो ये क्या है, एसिडिक कंटेंट है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा माउथ है वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे कि हमारी डेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। बैड ब्रीथ, जो ब्रीदिंग है वो बैड होगी, फाउल स्मेल आएगी ब्रीदिंग से। देन लंग इन्फेक्शन, क्योंकि अगर बार बार एसिड रिफ्लक्स होगा तो चांसेस हैं कि वो विंड पाइप में भी चला जाए, जिससे लंग इन्फेक्शन हो सकता है। अगर किसी पर्सन को एस्मा है और उसको GERD भी है तो एस्मा वर्स हो सकता है, या फिर किसी पर्सन को अगर एस्मा नहीं है तो लेकिन उसको GERD है क्रोनिक टाइम से, तो न्यू एस्मा भी हो सकता है। देन है वेट लॉस फॉर नो रीजन। वेट लॉस भी हो सकता है, क्यों, पेशेंट को डिफिकल्टी हो रही है स्वॉलोइंग में, अच्छी तरह से फूड स्वॉलो नहीं कर रहा है, टेस्ट गंदा आ रहा है, ब्लोटिंग रह रही है, तो उसको वैसे ही भी भूख कम लगेगी। भूख कम लगेगी तो क्या होगा, वेट लॉस होगा। देन वीजिंग, ड्राई कफ। ड्राई कफ जरूर होगी पेशेंट को, अगर क्रॉनिक GERD का पेशेंट है तो उसको ड्राई कफ होगी क्योंकि थ्रोट तक रिफ्लक्स हो रहा है। देन वीजिंग, ऐसी साउंड आएगी, विसल जैसी साउंड आएगी हमारे जो सांस लेते हैं उस टाइम पर,
क्योंकि अगर लंग इन्फेक्शन हो गया तो वीजिंग भी होगी, होर्सनेस वॉइस में चेंज आएगा, या फिर क्रॉनिक सोर थ्रोट, जो थ्रोट है वो लंबे टाइम से दर्द रहेगा। सो नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक वैल्यूएशंस। अब GERD को हम डायग्नोज कैसे करेंगे? फर्स्ट तो हमने साइन एंड सिम्टम्स देख लिए पेशेंट के, तो उससे भी हमें आइडिया हो जाएगा कि उसको GERD हो सकता है। सो उस बेसिस पर हम कुछ टेस्ट परफॉर्म करेंगे, जिसमें फर्स्ट टेस्ट आता है ईसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी। सो ये बेसिकली क्या है, इतना बड़ा नाम, एंडोस्कोपी। सो एंडोस्कोपी इसका इतना बड़ा नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये कहाँ तक हम एंडोस्कोपी करेंगे? ईसोफेगस तक, गैस्ट्रो तक और ड्यूडेनम तक। सो ड्यूडेनम तक हम एंडोस्कोपी करेंगे। सो ये एंडोस्कोपी का डायग्राम है। यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, ये एक एंडोस्कोप है, इसके फ्रंट पे क्या लगा होता है, कैमरा लगा होता है, लाइट लगी होती है, जिसकी हम पिक्चर्स यहाँ पर देखते रहते हैं। सो ये एंडोस्कोपी हो रही है, ये कहाँ तक जा रही है, ये ड्यूडेनम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, यहाँ तक हम एंडोस्कोप कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ईसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी। टू आइडेंटिफाई द कोज एंड एग्जामिन द ईसोफेगस फॉर डैमेज। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ईसोफेगस को एग्जामिन कर रहे हैं, कितना डैमेज हुआ है ईसोफेगस में वो देखने के लिए, इन्फ्लामेशन हुई है, रेडनेस हुई है, कोई अल्सर तो नहीं है। सो उन सब चीज़ों को देखने के लिए हम एंडोस्कोपी करते हैं। एंडोस्कोपी के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, बायोप्सी। सो हम कुछ टिश्यू भी वहाँ से ले सकते हैं। अगर हमको पता लगता है कि कुछ एबनॉर्मेलिटी वहाँ पर इन्फ्लामेशन है, तो वो टिश्यू को क्यों ले रहे हैं हम, इन्फेक्शन देखने के लिए, या फिर कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है टिश्यू में वो चेक करने के लिए। अब एबनॉर्मेलिटी जैसे कि मैलिग्नेंसी, कैंसर तो नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए हम एंडोस्कोपी के ड्यूरिंग बायोप्सी भी ले लेते हैं, मीन्स टिश्यू का एक स्मॉल पार्ट ले लेते हैं, जिसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन करते हैं। देन है बेरियम स्वोलो। बेरियम स्वोलो बेसिकली क्या है, बेरियम एक लिक्विड बेरियम पेशेंट को दिया जाता है स्वोलो करने के लिए, हार्मलेस होता है वो लिक्विड, और वो लिक्विड लाइट में कैसे चमकता है, तो ये बेरियम स्वोलो पेशेंट को दिया जाता है, और उसकी जो इमेजेस हैं वो हम एक्सरे के ऊपर देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर ईसोफेजियल ट्यूमर है, तो ये यहाँ पर ट्यूमर को अच्छे से शो करा है क्योंकि उसने पेशेंट ने बेरियम स्वोलो किया हुआ है, तो यहाँ पर तो चमक रहा है लेकिन ये ब्लैक है, तो यहाँ पर क्या है, ट्यूमर है। सो बेरियम स्वोलो क्यों दिया जाता है, टू चेक फॉर अल्सर्स, अल्सर्स को देखने के लिए, और कहीं पर नैरोइंग तो नहीं हुई, स्ट्रक्चर तो नहीं है, पैप्टिक स्ट्रक्चर, तो वो भी क्लियरली विजिबल हो जाएगा। पेशेंट फर्स्ट स्वोलो करता है लिक्विड बेरियम को, एंड देन वो जो लिक्विड बेरियम है वो ईसोफेगस की जो लाइनिंग है उसको कोट कर लेता है, और देन उसकी जो इमेजेस है वो हम किस पर देखते हैं, एक्सरे पर, क्योंकि बेरियम क्या है, इल्यूमिनेट करता है, मीन शाइन करता है। देन आता है ईसोफेजियल मैनोमेट्री। ईसोफेजियल मैनोमेट्री में हम क्या देखते हैं, टू चेक फंक्शन ऑफ द ईसोफेगस एंड लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। तो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर के फंक्शन देखने के लिए हम ईसोफेजियल मैनोमेट्री एक टेस्ट करते हैं। देन है पीएच मॉनिटरिंग। पीएच मॉनिटरिंग हम क्यों करते हैं, क्योंकि अगर ईसोफेगस में एसिड का रिफ्लक्स हो रहा है, अगर वहाँ पर एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, बैकफ्लो हो रहा है एसिड, तो ईसोफेगस का जो पीएच है वो चेंज होगा, तो पीएच को हम चेक करते हैं टू चेक फॉर द एसिड इन द ईसोफेगस। सो दीज वर द टेस्ट। देन आता है मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट क्या होगी, ट्रीटमेंट क्या होगा, GERD का दो होता है, एक मेडिकल मैनेजमेंट होता है, एक सर्जिकल मैनेजमेंट होता है। सो मेडिकल मैनेजमेंट में हम मेडिसिन देते हैं, ड्रग्स के थ्रू ट्रीट करते हैं। अगर पेशेंट को मेडिसिन से आराम नहीं आता, देन हम सर्जिकल ऑप्शंस या फिर कुछ प्रोसीजर्स की तरफ जाते हैं। देन फर्स्ट हमारा जो मेडिकल मैनेजमेंट है, फर्स्ट जो मेडिसिन है वो क्या है हमारी, एंटासिड। सो एंटासिड्स क्या होता है, एंटा मीन्स अगेंस्ट, एसिड मीन्स एसिड के अगेंस्ट वर्क करना। सो एंटासिड क्या करते हैं, ये स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। स्टमक के अगर एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो अगर वो बैकफ्लो भी हो रहा है तो क्या होगा, ईसोफेगस में इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इसमें आते हैं जेल्यूसिल, गैविस्कोन एंड माइलेंटा। जेल्यूसिल और गैविस्कोन बेसिकली ये क्या है, लिक्विड सिरप है। माइलेंटा भी होता है टैबलेट्स, जिसमें क्या होता है बेसिकली एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देन रोलेट्स, रोलेट्स क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देन टर्म्स, टर्म्स क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। सो ये सभी चीजें किसके लिए दी जाती हैं, स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, जिसको बोलते हैं एंटासिड। देन आता है प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स। सो प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स
क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, जो एसिड मेकिंग सेल्स होते हैं उन पर एक्ट करते हैं। जो स्टमक में जो सेल्स एसिड बनाते हैं वहाँ पर जाकर एक्ट करते हैं और बाइंड हो जाते हैं वहाँ पर, और क्या करते हैं, एसिड की जो प्रोडक्शन है वहाँ पर उसको कम कर देते हैं। एसिड, जो सेल्स एसिड बना रहे हैं वहाँ पर जाकर बाइंड होते हैं और जो एसिड की जो प्रोडक्शन है उसको इनिबिट करते हैं, रिड्यूस करते हैं। ये क्या करते हैं, एक्ट ऑन एसिड मेकिंग सेल्स इन द स्टमक एंड रिड्यूसेस एसिड प्रोडक्शन। इसमें 5 इंपॉर्टेंट ड्रग्स आती हैं। सारे जो ड्रग्स हैं वो किससे एंड होंगी, प्राजोल से। ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, रैबिप्राजोल, पेंटोप्राजोल एंड एस्मोप्राजोल। सो एस्मेप्राजोल। सो ये बेसिकली 5 ड्रग्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स। देन आता है एसिड सप्रेसेंट्स। अब एसिड सप्रेसेंट्स भी होते हैं जो कि एसिड को सप्रेस करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, H2 हिस्टामिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट मीन्स अगेंस्ट वर्क करना। सो H2 रिसेप्टर हिस्टामिन रिसेप्टर के जो अगेंस्ट वर्क करेंगे। सो हिस्टामिन बेसिकली क्या होता है, हिस्टामिन रिलीजेस पर्टिकुलरली ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन। जो हिस्टामिन है वो इन्फ्लामेशन के टाइम पर रिड्यूस होता है, जैसे कि इसोफेगस में इन्फ्लामेशन हो रही है तो हिस्टामिन रिलीज होगा। ऑल्सो ये कब रिलीज होता है, जब स्टमक ज़्यादा एसिड बनाता है, मोर एसिड अगर स्टमक बना रहा है तो उस टाइम पर भी हिस्टामिन रिलीज हो रहा है। सो हिस्टामिन को ब्लॉक करके क्या होगा, रिड्यूस क्या हो जाएगा, एसिड प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगी। इसमें आते हैं एसिड सप्रेसेंट्स में कौन से आते हैं हमारे, रैनिटिडीन, सिमेटिडीन, निज़ेटिडीन एंड फेमोटिडीन। सो ये सारे किससे एंड हो रहे हैं, डाइन, या फिर आप रैनिटिडाइन भी बोल सकते हैं, सिमेटिडाइन, निज़ेटिडाइन एंड फेमोटिडाइन, या रैनिटिडीन, कुछ भी बोल सकते हैं, डीन और डाइन। देन आता है प्रोमोटिलिटी ड्रग्स। प्रोमोटिलिटी ड्रग्स क्या होते हैं, जो मोटिलिटी, इसोफेगस की जो मोटिलिटी है वहाँ पर एक्ट करते हैं, या फिर प्रोकाइनेटिक ड्रग्स भी बोल सकते हैं। सो प्रोमोटिलिटी ड्रग्स बेसिकली क्या करते हैं, वर्क्स बाय स्ट्रेंथनिंग द कॉन्ट्रैक्शंस। सो ये क्या करते हैं, बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्शंस होती है ना इसोफेगस में, अभी हमने पढ़ा था कि वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शंस होती है, वेव लाइक मोशंस होती है, जिसको पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं, उसको स्ट्रेंथन करते हैं। सो पेरिस्टाल्सिस को स्ट्रेंथन करते हैं और क्या करते हैं कि जो डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग हो रही थी, अगर पेरिस्टाल्सिस स्ट्रेंथन हो जाएंगे, आगे जो मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन हो जाएंगे, तो क्या होगा, फूड आगे इजीली पास होता रहेगा। तो क्या होगा, डिलेड जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग थी वो नहीं होगी। तो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग कैसे होगी, जल्दी जल्दी होगी, तो एम्प्टिंग अच्छे से हो जाएगी, स्टमक अच्छे से एम्प्टी हो जाएगा और आगे चल जाएगा फूड, बैक फ्लो नहीं होगा। तो उसमें भी हेल्प करते हैं। लोअर इसोफेजियल जो स्फिंक्टर है उसको स्ट्रेंथन करने में, टाइटन करने में हेल्प करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है, मेटोक्लोप्रामाइड। सो मेटोक्लोप्रामाइड क्या है, प्रोमोटिलिटी ड्रग भी है और प्रोकाइनेटिक ड्रग भी है। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, जो डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग है उसके लिए हम मेटोक्लोप्रामाइड देते हैं। देन आता है हमारा सर्जरी एंड अदर प्रोसीजर्स। अब मेडिसिन किसी पेशेंट पे वर्क नहीं करी, इतना ज़्यादा बढ़ गया है तो उसमें हम सर्जिकल ऑपरेशन करेंगे, या फिर ऐसा कुछ उसकी बॉडी में हुआ है कि वो मेडिसिन से काम नहीं कर सकता, उसके लिए सर्जरी या फिर कोई प्रोसीजर करना पड़ेगा। जैसे कि निसिन फंडोप्लिकेशन। निसिन फंडोप्लिकेशन हम किस में करते हैं, अगर पेशेंट को हाइटल हर्निया है। सो हाइटस हर्निया के केस में क्या होगा, मेडिकेशन से इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो प्रोसीजर करना पड़ेगा। सो निसिन फंडोप्लिकेशन क्या है, ये एक सर्जरी है टू रीइंफोर्स द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। सो लोअर इसोफेजियल जो स्फिंक्टर है उसको रीइंफोर्स करना, मीन्स उसको दोबारा से बनाना, दोबारा से स्ट्रेंथन करना। सो द सर्जन रैप्स द टॉप ऑफ द स्टमक अराउंड द लोअर इसोफेगस। अब इसमें क्या करता है पेशेंट कि ये जो टॉप पार्ट, इसमें सर्जन क्या करता है पेशेंट में कि ये जो टॉप पार्ट है स्टमक का, अपर पार्ट स्टमक का, वो इसोफेगस का जो लोअर पार्ट है, मीन्स अराउंड दी लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, उसके अराउंड ऐसे रैप कर देगा, उसको ऐसे रैप कर देगा और यहाँ पे ऐसे सूचर्स बना देंगे। सो इसको क्या बोलते हैं, निसिन फंडोप्लिकेशन। इससे क्या होता है कि एक तरह का न्यू वॉल्व बन जाता है, एक न्यू वॉल्व मतलब वही स्फिंक्टर, एक न्यू तरह का स्फिंक्टर या फिर वॉल्व बन जाता है, जिससे क्या होता है, दिस reinforces the lower esophageal sphincter making it less likely that acid will reflux। सो ये अब नए तरह का वॉल्व बन गया है जिससे क्या होगा, एसिड रिफ्लक्स नहीं होगा, ये एसिड के रिफ्लक्स को प्रिवेंट करेगा। देन आता है सर्जरी टू क्रिएट अ बैरियर।
अब एक क्या है, एक बैरियर बना देना सर्जरी, ऐसी सर्जरी टू प्रिवेंट द बैकअप ऑफ स्टमक एसिड। स्टमक के एसिड को बैकअप करने से प्रिवेंट करने के लिए क्या एक बैरियर बना देंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोसिंच। एंडोसिंच और पूरा नाम क्या है, एंडोसिंच एंडोल्यूमिनल गैस्ट्रोप्लिकेशन। नेम्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है बट अगर आप इसको पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको लर्न हो जाएंगे। सो दिस प्रोसेस यूजेज अ टूल दैट्स लाइक अ मिनिएचर स्विंग मशीन। सो ये एक टूल है, इसको बोलते हैं एंडोसिंच एंडोल्यूमिनल गैस्ट्रोप्लिकेशन। सो ये टूल है, ये जो टूल आप देख रहे हैं ये क्या है, एक मिनिएचर, मिनिएचर मीन्स छोटी सी स्विंग मशीन होती है सिलाई की मशीन, उसकी तरह है। तो ये क्या करता है, ये स्विंग मशीन, इट प्लेसेस अ पेयर्स ऑफ स्टिचेस इन द स्टमक नियर द वीकेंड स्फिंक्टर। तो ये क्या है, स्फिंक्टर के पास ये कुछ ऐसे पार्ट इसने ले लिया है स्विंग मशीन ने और यहां पर क्या लगा दिए, कुछ स्टिचेस लगा दिए हैं। तो ये क्या बन गया, अब यहां पर एक बैरियर। सो ये जो स्फिंक्टर है यहां पर दोबारा से रीइंफोर्स हो रहा है। तो ये क्या करता है, वीकेंड स्फिंक्टर के अराउंड कुछ स्टिचेस लगाता है। द सूचरिंग मटेरियल इज देन टाइड टुगेदर। यहां पर कुछ स्टिचेस लगाकर यहां पर फिर ये टाई कर देता है, इसको टाई मीन्स बांध देता है आपस में, और एक नया बैरियर बन जाता है स्टमक एसिड को वापस जाने से रोकने के लिए। सो ये यहाँ पर पहले तो ये ऐसे था, अब यहाँ पर कुछ स्टिचेस लगा दिए तो ये एक तरह का यहाँ पर एक नया बैरियर बन गया जिससे क्या अब स्टमक एसिड वापस नहीं जा पाएगा, प्रिवेंट होगा। देन है स्ट्रेटा प्रोसीजर। स्ट्रेटा प्रोसीजर्स क्या होता है, इट यूजेस इलेक्ट्रोड एनर्जी टू हीट ईसोफेजियल टिश्यू। यहाँ पर ये क्या है, इलेक्ट्रोड एनर्जी यूज की जा रही है टिश्यू को हीट करने के लिए। यहाँ पर ये टिश्यू जो है लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर में यहाँ पर हीट कर दी गई है। बहुत ज़्यादा हीट की वजह से क्या होता है, द हीट क्रिएट स्कार टिश्यू। यहाँ पर एक स्कार टिश्यू डेवलप हो जाता है। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये क्या है, स्कार टिश्यू डेवलप हो गया है। सो स्कार टिश्यू डेवलप होने की वजह से क्या होता है, वहाँ की जो नर्व है जो कि एसिड रिफ्लक्स को रिस्पोंड करती हैं वो डैमेज हो जाती है। जब वहाँ पर नर्व्स ही नहीं रहती तो ये जो स्कार टिश्यू है ये क्या करता है, जैसे ये हील होता है तो ये ईसोफेगस को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और ये जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है यहाँ पर स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है और जो एसिड रिफ्लक्स है वो प्रिवेंट होता है, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटा प्रोसीजर। सो एक बार ये जो इंक्स है उनको मैं इरेज कर देती हूँ ताकि आप डायग्राम क्लियरली देख सको। एंड इसके अलावा क्या हो सकता है, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हो सकते हैं जिससे हम GERD को प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि फूड हमने पढ़ा था, सो जो कोजेस थे उनको हमने चेंज करना है। सो हमने फूड पढ़ा था कि ये जो फूड है या फिर ये ड्रिंक्स हैं ये क्या करती हैं, जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स, टोमेटो, अनियन, गार्लिक, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, कैफीन, ये सब क्या करती हैं, GERD करती हैं। तो इनको नहीं लेना अगर पेशेंट को GERD हो रहा है बार बार। प्लस कुछ ऐसे चेंजेस जैसे कि आप एक्सरसाइज कर सकते हो ओबेसिटी को ओवरकम करने के लिए, राइट। प्रेगनेंसी में क्या होता है, प्रेगनेंसी में भी प्रेशर पड़ता है तो उसके लिए भी कुछ पोजीशन आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि किस पोजीशन में लाई डाउन करना चाहिए या किस पोजीशन में सोना चाहिए। या फिर अगर आप फूड लेते हैं तो एकदम से मत लेटे, सोने से पहले और फूड खाने के बीच में गैप होना चाहिए। इमीडिएटली लाई डाउन नहीं करना खाने के बाद, तो उससे क्या होगा, एसिड रिफ्लक्स होगा। और अगर हाइटल हर्निया है तो उसको ट्रीट करवाएं। सो कोजेस के बेस पर आप जो नॉर्मल लाइफस्टाइल चेंजेस हैं वो भी लिख सकते हैं, जैसे कि स्मोकिंग और अल्कोहल से भी लोअर इसोफेजियल के जो स्फिंक्टर है वो वीक होते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट GERD. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो, एंड इफ यू अंडरस्टूड then please like, subscribe and share to my channel. Thank you for watching.